हेलो स्टूडेंट्स, हमने ऑडिटिंग में एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक मैं कराने जा रही हूँ वाउचिंग ऑफ कैश बुक। वाउचिंग ऑफ कैश बुक में दो साइड्स होती है, रिसीप्ट साइड्स ऑफ कैश बुक एंड पेमेंट साइड्स ऑफ कैश बुक। रिसीप्ट साइड्स ऑफ कैश बुक में जैसे दो साइड्स हैं, ये कहते हैं कि हमें जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होती है उसकी डीलिंग कैश बुक या पासबुक से करनी होती है। बड़ी सावधानी से इसको हमें देखना है। हमें ये वेरीफाई करना है जितनी भी रिसीप्ट्स और पेमेंट है वो कैश बुक में लिखी गई है या नहीं। हमें इस बात का भी पता लगाना है कि कोई फ्रॉड्स तो नहीं हुआ। ये भी देखना है कि जितनी भी पेमेंट्स हो रही है, जितनी भी रिसीप्ट्स आ रही हैं, उसका सही सही लेखा जोखा किया गया है या नहीं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक सही है या नहीं। रोकड़ बही के दो पक्ष होते हैं, कैश रिसीप्ट यानी कि कैश रिसीप्ट पैसा आएगा, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, और कैश पेमेंट यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। वाउचिंग ऑफ रिसीप्ट साइड्स ऑफ कैश बुक में पहला जैसे पॉइंट्स आता है इंटरनल चेकिंग। कहता है ऑडिटर को सबसे पहले ये वेरीफाई करना चाहिए कि जितनी भी पेमेंट्स हुई है उसको वेरीफाई किया गया या नहीं, जितनी भी रिसीप्ट्स है उसको बैंक में जमा कराया या नहीं। इसी प्रक्रिया में कहीं पर भी ऐसी गुंजाइश तो नहीं है जहाँ पर फ्रॉड्स हुआ है। अगर फ्रॉड्स हुआ है और आपको लगता है और आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस रिसीप्ट से या पेमेंट से, तो आप जो है उसकी डिटेल स्टडी कर सकते हो। लिस्ट ऑफ रिसीप्ट, यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिसीप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ऑडिटर को इस बात का पता लगाना चाहिए कि रूटीन में जितनी भी रिसीप्ट और पेमेंट हुई है, यानी कि जितनी भी सेल करने के बाद जो पेमेंट आपके पास आई है उसकी प्रॉपर एक लिस्ट बनाई गई है नहीं, उनको डायरी में लिखा गया है नहीं। और कैश को डायरी पर लिखते समय पर इसको कैश बुक से मिलान करना चाहिए। देन थर्ड आता है रिकन्सिलेशन ऑफ कैश बुक। रिकन्सिलेशन ऑफ कैश बुक में कहता है ऑडिटर को ऑडिटिंग करते समय जितनी भी लिस्ट ऑफ रिसीप्ट्स आपके पास आई कि उनको आपने रफ बुक में लिखा। आपने ये वेरीफाई करना है कि रफ बुक से उसे फेयर में उतारा गया है या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी भी आइटम्स हो सकती है जिनको रफ बुक में लिखा हुआ रह गया और हमने फेयर में उसे नोट ही नहीं किया, तो इससे हमारे जो आपस में कैश और पासबुक है उसका मैचिंग नहीं हो पाएगा। देन फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसीप्ट इशू सिस्टम। रिसीप्ट इशू सिस्टम करते हुए ऑडिटर को ऑडिटिंग करते हुए इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि सभी जो रिसीप्ट्स हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरा, जितनी भी रिसीप्ट्स है उसकी काउंटर फॉइल यानी कि कार्बन कॉपी यानी कि फ़ोटो कॉपी होना ज़रूरी है। और जितनी भी रिसीप्ट है वो सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि सीक्वेंस वाइज लगी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है कि जितनी भी रिसीप्ट्स है उस पर हमने कैश बुक और पासबुक से उसकी मैचिंग करनी है। और जितनी भी हमारी ब्लैंक रिसीप्ट रह गई वो किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स को देनी चाहिए। और स्लिप पर किसी ऑथराइज पर्सन्स के ही सिग्नेचर्स होने चाहिए और किसी के नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति राशि का भुगतान करता है वह स्वयं अपनी ओर से रसीद बनाकर भी भेजता है। सपोज़ करो कि अगर मैंने पेमेंट की है तो मैंने एक स्लिप काट कर दे दी कि भी मेरी तरफ से पेमेंट हो चुकी है, जिस पर वह प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर कराकर वापस मांग लेगा, यानी कि मेरी तरफ से पेमेंट होगी और उन्होंने ले लिया, वो सिग्नेचर कर देंगे और वापस मैं उसे अपने पास रख लूँगी। कहता है कि जितनी भी रिसीप्ट्स हैं उनकी कार्बन कॉपी रखना, काउंटर फॉइल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मान लो कोई स्लिप हमारी ख़राब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको कैंसिल करके फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। बट इन द केस ऑफ ऑडिटिंग आपने उसको फाड़ कर डस्टबिन में नहीं फेंकना, उस पर कैंसल्ड वर्ड लिख के क्रॉस लगाकर अपने पास रख लेना है। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका बैंक डिपॉजिट सिस्टम। बैंक डिपॉजिट सिस्टम ये कहता है कि जितनी भी आपके पास पेमेंट आई है आपने उसी दिन उसे बैंक में जमा करा दी और पे इन स्लिप बुक तैयार करवानी है। और पे इन स्लिप बुक को बैंक डिपॉजिट फॉर्म से आपने मैचिंग करना है और उसकी कॉपीज़ अपने पास लेनी है। जितनी भी काउंटर फॉइल आपके पास होंगे यानी कि ओरिजिनल के ऊपर बैंक के मैनेजर के सिग्नेचर्स और मोहर लगी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अबाइडिंग द रूल्स। अबाइडिंग द रूल्स ये कहता है कि ऑडिटर ऑडिट करते हुए उसको जितने भी इंस्टीट्यूट है उनके रूल्स फॉलो करने चाहिए। उस रूल्स में मान लो आपको ये लिखा है कि उसको डिस्काउंट देना है, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट्स है, रिबेट्स देनी है, तो उसका बारीकी से पालन किया जाना चाहिए। ये तो मेन 6 पॉइंट थे रिसीप्ट साइड्स ऑफ कैश बुक में, लेकिन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखने ज़रूर हैं। वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसे कैश सेल्स है, कहते हैं कि कैश सेल्स मतलब नगद में आपने बेच दिया, लेकिन कैश सेल्स अब तब अच्छा रहेगा जब आपका इंटरनल चेकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और कैश मीमो की हेल्प से आप डेली रूटीन की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उसको सेल्स सब्सट्रैक्ट से मैच कर पाओगे। जितनी भी रूटीन में सेल्स होती हैं उनको आपने टैली करना है कैश बुक में लिखने के बाद। अगर इंटरनल चेकिंग सिस्टम से ऑडिटर वेरीफाई नहीं है तो अपने वो क्लाइंट को बुलाकर उससे पूछ सकता है भी इसको डिटेल में बताओ, इसकी कार्बन कॉपी जो रखी है या नहीं, उसको रजिस्टर्स में नोट किया या नहीं। अगर कैश मीमो का कैश बुक से मिलान नहीं होता
मान लो छोटा आकार है तो ठीक है, कैश मीमो का की कॉपी से रोकड़ बही का मिलान कर लेंगे, किंतु यदि व्यापार का आकार बड़ा है तो वहाँ पर यदि ऑटोमेटिक रजिस्टर रखा हुआ है तो टिल रोल्स की हेल्प से आप दोनों को मैच कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले ही बता दिया कहते कि रिसीव्ड साइड इज़ द टफ टास्क ऑफ द पेमेंट साइड, क्योंकि जितनी जितनी पेमेंट्स हुई है कहाँ से हुई है उसको थोड़ा संभाल कर रखना थोड़ा मुश्किल होता है। ये तो थी हमारी कैश सेल्स। अब आता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। डेटर क्या है कि आपने इन क्रेडिट में सेल कर दी है लेकिन पैसा अभी आपको मिला नहीं है, अब आपने पैसा कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि रोकड़ प्राप्ति करने वाले कर्मचारी देनदारों को भेजे गए स्टेटमेंट के बनाने से संबंध नहीं रखते। जो भी रकम देनदारों से प्राप्त हो रही है उसके बदले में उन्हें रसीद दी जाएगी कि भैया आपसे अब पेमेंट हो चुकी है। प्राप्त होने वाली रकम की जांच रसीद के प्रतिरूप से करनी चाहिए, यानी कि काउंटर फॉइल से करनी चाहिए। और काउंटर फॉइल को हम कैश बुक से मेज़र करेंगे और कैश बुक को पर्सनल अकाउंट से मैच करेंगे। और हमें ये भी देखनी है कि जितनी भी रिसिप्ट्स है उस पर ही किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स के सिग्नेचर्स है या नहीं। अगर किसी भी स्लिप पर किसी ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर्स नहीं है तो उसको फाड़ कर हमने फेंकना नहीं है, उससे पर कैंसल्ड वर्ड लिखकर अपने पास रख लेना है। और रूल्स ये कहता है कि जितने भी आपने डेटर को पेमेंट करी थी, कुछ रिबेट या डिस्काउंट्स देना चाहते हो तो उस पर पर्टिकुलर तरीके से आपने लिखना है। और इस तरह से आपको एक काउंटर फॉइल चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए और रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स की सिग्नेचर चाहिए। ये तो था आपका रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर। देन थर्ड पॉइंट आता है आपका अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द बीआर। बीआर क्या है? कहता है कि बीआर से सभी बिल्स की ड्यू डेट्स की जानकारी लेनी है। ठीक है, जिन बिलों का भुगतान उनकी ड्यू डेट पर रिसीव्ड हो गया तो उसका प्रमाणन तो हम पासबुक और कैश बुक से कर लेंगे, और जिनकी पेमेंट ड्यू डेट से पहले ही हो गई है तो हम देखेंगे कितना डिस्काउंट और रिबेट उनको मिला है। तो हमने बिल्स रिसीवेबल बुक, कैश बुक और पासबुक से उनकी मैचिंग करनी है। भुगतान तिथि से पहले प्राप्त राशि पर रिबेट की जांच करनी चाहिए किस हिसाब से रिबेट हुआ है। मान लो आपका कोई एक बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, यदि कुछ बिलों की अवधि तो समाप्त हो गई है किंतु उनका भुगतान प्राप्त नहीं हुआ तो ऐसे बिलों के संबंध में आवश्यक पूछताछ यानी कि स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। जहाँ पर बिल डिसऑनर्ड हो जाते हैं, टाइम से पहले भुना लिए जाते हैं, तो इनको स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है एक ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि ये क्या होता है। थैंक यू।